कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर्स से, जिनकी लीडर है सोफिया, और वो सब पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं। सोफिया एक बहुत ही बड़ी फीमेल शार्क लिलीज को तलाश कर रही हैं। अचानक उनके सिस्टम पर एक अलर्ट आता है कि वो शार्क उनके बहुत करीब आ चुकी है। सोफिया तुरंत सभी डाइवर्स को ऑर्डर देती है, नीचे उतरो और शार्क को पीछे से कवर करो। जिसके बाद कुछ डाइवर्स समुंदर में छलांग लगा देते हैं, जिनमें सोफिया का हस्बैंड क्रिस भी शामिल होता है। थोड़ी देर की तलाश के बाद वो एक छोटे मरे हुए व्हेल मछली को देखते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो मरी कैसे। क्रिस उसके करीब जाता है और देखता है कि उसके जिस्म पर शार्क के काटने के निशान हैं। तभी अचानक बहुत सारी फीमेल शार्क्स निकल आती हैं और पता चलता है कि वो सब लिलिस की बेटियां हैं। तभी लिलिस खुद सामने आ जाती है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका साइज पिछली बार के मुकाबले में डबल हो चुका होता है। 2 महीने पहले जब वो सब लिलिस को देखने आए थे, तब उसका साइज 3 मीटर था। अब लिलिस सिर्फ 2 महीने में 7 मीटर लंबी हो चुकी है। सोफिया क्रिस से कहती है कि जल्दी से उसका सैंपल लो ताकि हम उसके तेजी से बढ़ने का राज जान सकें। क्रिस हिम्मत करके उसके करीब जाता है सैंपल लेने, लेकिन लिलिस तुरंत उस पर हमला कर देती है। उसी वक्त क्रिस और सोफिया के बीच कनेक्शन कट जाता है। सोफिया बहुत परेशान हो जाती है और खुद समुंदर में उतर जाती है ताकि अपने हस्बैंड को ढूंढ सके। वो जैसे ही नीचे जाती है, उसे क्रिस का कटा हुआ बाजू मिलता है और वहां और किसी डाइवर का कोई नामो निशान नहीं होता। वो समझ जाती है कि वो सब शार्क की खुराक बन चुके हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारती और फैसला करती है कि किसी तरह उस शार्क से सैंपल लेकर ही रहेगी। वो लिलिस के करीब पहुंचती है और सैंपल लेने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उस पर भी हमला कर देती है। सोफिया खुशकिस्मती से एक जाल में फंस जाती है, लेकिन शार्क जाल को खींचती हुई समुंदर की गहराइयों में ले जाती है। किसी तरह से वो जाल से निकलने में कामयाब हो जाती है और खुद को बचा लेती है। फिर 3 साल बीत जाते हैं और हम पहुंचते हैं पेरिस, जहां 2 नौजवान लड़के सीन नदी में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक उनके जाल में एक बम आ जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़के पुलिस को इस बम की खबर देते हैं। बम की खबर सुनकर रिपोर्टर्स भी वहां आ जाते हैं। तभी पुलिस आकर लोगों को समझाती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ शेल्स और मिसाइल्स रखी गई थीं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अक्सर बम मिलते रहते हैं और जब तक हम यहाँ हैं कुछ नहीं होगा। लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि नदी सुरक्षित है। फिर हम पहुंचते हैं व्हेल कंजर्वेशन सेंटर, जहां हमें सोफिया दिखाई देती है। अब सोफिया ने शार्क पर रिसर्च करना बंद कर दिया है और अब वो बच्चों को मछलियों के बारे में जानकारी देती है। लेक्चर के दौरान उसे महसूस होता है कि कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे होते हैं, कहाँ है वो सैंपल जो तुम्हारे हस्बैंड ने लाया था? क्या वो शार्क उसे मारकर सिर्फ सैंपल ही छोड़ गई? सोफिया बहुत दुखी हो जाती है और लेक्चर छोड़कर बाहर निकल जाती है। तभी एक लड़की नोरा उसे रोकती है और कहती है, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। मैं तुम्हारे सारे रिसर्चेस को फॉलो करती हूँ, खासकर शार्क वाले। सोफिया कहती है, मैंने वो सब रिसर्च उसी दिन छोड़ दिए थे जब मेरे हस्बैंड की मौत हुई। उन दिनों की याद मत दिलाओ, मुझे तकलीफ होती है। वो जाने लगती है, लेकिन नोरा कहती है, मैंने पता लगाया है कि तुमने लिलीज के शरीर में एक ट्रैकर डिवाइस लगाई थी। सोफिया हैरान रह जाती है। इसके बाद नोरा उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन ले जाती है ताकि डिटेल में बात कर सके। हमें पता चलता है कि नोरा ने समुद्री जीवों को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। वो समुंदर में रहने वाले जानवरों से बेहद प्यार करती है। नोरा सोफिया को बताती है कि उसने पिछले 3 साल से लिलीज की मॉनिटरिंग की है और कहती है, सोफिया, तुम्हें ये पता नहीं होगा कि लिली सब सीन नदी में है। सोफिया हैरान रह जाती है और कहती है, ये नामुमकिन है क्योंकि शार्क फ्रेश वाटर में जिंदा नहीं रह सकती। नोरा बताती है कि क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन ने लिलीज की नेचर को बदल दिया है और अब वो इस माहौल में भी जीने के काबिल हो गई है। हमारे ग्रुप की कोशिश है कि उसे वापस समुंदर में भेज दें, वरना वो किसी भी वक्त मर सकती है। नोरा कहती है, मैं आज रात डाइव करने वाली हूँ, तुम भी साथ चलो सोफिया। हम दोनों शार्क को देखते हैं और उसे उसके घर वापस ले जाते हैं। सोफिया कहती है, क्या डाइव? तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? ये बहुत ज्यादा रिस्की है। ऐसा करने से तुम्हारी जान जा सकती है। ये कोई आम सी मछली नहीं, ये दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क है। सोफिया वहां से निकलकर अपने घर पहुंचती है। घर जाकर वो अपने हस्बैंड के आखिरी मिशन की वीडियोस देखती है और वो रो पड़ती है, क्योंकि उसी ने अपनी टीम से कहा था कि वो इस मिशन में उनके साथ है। वो गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि वो सब उसकी वजह से मारे गए। दूसरी तरफ
हम देखते हैं कि नोरा अपनी दोस्त बिन के साथ सीन नदी में एक बोट पर होती है। नोरा कहती है, क्या तू मेरे साथ नहीं उतरेगी? बिन पानी में उतरने से इनकार कर देती है और कहती है, तू जा, मैं यहाँ तेरा ध्यान रखती हूँ। नोरा अकेले ही पानी में उतरती है और लिलीज को हर जगह ढूंढती है। दूसरी ओर सोफिया सिस्टम में लिलीज की मूवमेंट्स ट्रैक कर रही होती है। वो देखती है कि शार्क नोरा की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि नोरा अकेले रिवर के पानी में शार्क को ढूंढने गई है। नोरा अब भी शार्क को तलाश रही होती है। फिर वो एक कार के करीब जाती है जिस पर शार्क के अटैक के निशान होते हैं। उसी वक्त उसे पुलिस के सायरन की आवाज आती है तो वो समझ जाती है कि पुलिस नदी तक पहुंच गई है। वो फौरन पानी से बाहर आती है और भागने की कोशिश करती है, मगर पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि इस रिवर में डाइविंग मना है। सोफिया भी उसी वक्त वहां पहुंच जाती है और नोरा को पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते हुए देखती है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती। पूरी रात वो नदी के पास खड़ी रहती है लिलीज की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। अगले दिन नोरा अब भी पुलिस स्टेशन में होती है क्योंकि वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होती कि वो नदी में क्यों गई थी। वो सिर्फ कहती है, बस यार, मैं तो नहाने गई थी। इंस्पेक्टर का नाम आदिल होता है। वो कहता है, तुम यहाँ से बाहर तभी निकलोगी जब सच बोलोगी। नहाने की कहानी छोड़ो, हमें बेवकूफ समझा है क्या? नोरा कहती है, सुनो भाई, मैं शार्क ढूंढने गई थी। आदिल हंसता है, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है? नदी में शार्क? ये तो जहरीला पानी है। और फिर वो यहाँ आई कहाँ से? तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? नोरा कहती है, मेरा यकीन करो, मैं पानी में शार्क को ढूंढने गई थी, लेकिन अफसर मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ सोफिया अब भी उसी जगह पर मौजूद होती है जहां कल रात थी। शार्क की मूवमेंट्स को देख रही होती है और वो काफी नर्वस और डरी हुई होती है क्योंकि शार्क उसके बहुत करीब होती है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसे अपने ऑफिस बुलाया जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये कॉल नोरा की रिक्वेस्ट पर की गई थी ताकि वो ये प्रूव कर सके कि शार्क वाकई नदी में है। तभी पुलिस को एक लाश मिलती है नदी के किनारे से। सोफिया लाश की हालत देखकर डर जाती है क्योंकि लाश का आधा हिस्सा गायब था, जैसे उसे किसी बड़े जानवर ने काटा हो। सोफिया कहती है, ये काम तो शार्क का ही लगता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है और एक लेडी इन्वेस्टिगेटर को सारी जानकारी देती है जो वो लिलीज के बारे में जानती थी। वो ये भी बताती है कि ये शार्क बहुत खतरनाक है, जैसा कि तुम लोग समझ रहे हो वैसी नहीं। इसका साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें एक एक्सपर्ट टीम चाहिए ताकि हम शार्क को उसके असली समुंदर में वापस ले जा सकें, वरना अगर ये नदी में रही तो किसी भी वक्त मर सकती है। लेकिन वही नोरा को लगता है कि सोफिया और ऑफिसर शार्क को मारने वाले हैं, इसलिए अब नोरा शार्क को बचाने के काम पर लग जाती है और ऑफिसर सोफिया और अदिल को ऑर्डर देती है कि शार्क को सेफ तरीके से समुंदर में पहुंचाया जाए। फिर सोफिया डाइवर्स की टीम के साथ सीन नदी पहुंचती है ताकि शार्क को पकड़ सके। दूसरी तरफ नोरा भी चुपचाप उनका पीछा करती है और दूर से शार्क की मूवमेंट्स को देखती रहती है। सोफिया और उसकी टीम ट्रैकर के जरिए लिलीज की लोकेशन फिक्स कर लेते हैं। डाइवर्स जल्दी से सूट पहन के नदी में उतर जाते हैं। नोरा को लगता है कि वो लिलीज को मार देंगे तो फौरन अपनी दोस्त बिन को कॉल करती है और कहती है कि वो ट्रैकर सिस्टम हैक कर दे ताकि डाइवर्स शार्क की लोकेशन ट्रेस न कर सकें। बिन उसकी बात मान लेती है और सिस्टम बंद कर देती है। तभी डाइवर्स पानी में लिलीज को तलाश करते रहते हैं और वो लिलीज के काफी करीब होते हैं। उन्हें उसकी मूवमेंट का एहसास होने लगता है। तभी ट्रैकर अचानक बंद हो जाता है और वो उसका लोकेशन नहीं जान पाते। वो सब जल्दी से ऊपर आ जाते हैं इससे पहले कि शार्क उन्हें मार डाले। आदिल हैरान रह जाता है कि ट्रैकर अचानक कैसे बंद हो गया और वो सोफिया से कहता है, मुझे लग रहा है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। कसम से अगर कंफर्म हो गया कि तूने ये किया है तो ये तेरे लिए जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सोफिया उसकी बातों से नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है और इत्तेफाक से वो नोरा को दूर से देखती है जो छुप के सब कुछ देख रही होती है। तो वो फौरन समझ जाती है कि उसी ने ट्रैकर का सिस्टम खराब किया है। रात को आदिल अपनी अफसर से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें दरिया के आसपास सब रुकावटें लगा देनी चाहिए जब तक हम उस शार्क तक नहीं पहुंचते। तो वो कहती है कि हम नदी का किनारा बंद नहीं कर सकते क्योंकि कुछ दिनों बाद यहाँ एक बहुत बड़ा रेस फेस्टिवल शुरू होने वाला है जिसे हम किसी भी हालत में रद्द नहीं कर सकते। पता चलता है कि ये फेस्टिवल एक बड़ी स्विमिंग रेस है जो सीन नदी में होने वाली है और इसमें देश के सबसे प्रोफेशनल स्विमर हिस्सा लेने वाले हैं। जाहिर है कि सिटी मेयर इस फेस्टिवल को कैंसिल नहीं करेगी क्योंकि इस पर $1 अरब से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। आदिल बहुत मायूस हो जाता है
और सोफिया के बारे में सर्च करता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके आखिरी मिशन के बाद क्या हुआ था। उसका हस्बैंड और पूरी टीम मर गई और वो अब भी खुद को कसूरवार मानती है। आदिल बहुत दुखी होता है कि उसने उसके साथ सख्त बात की और उसे नाराज करके भेज दिया। अगले दिन नूरा एक वीडियो बनाती है जिसमें वो शार्क के साथ हो रहे जुल्म पर बात करती है। वो कहती है कि हर साल लाखों शार्क मार दी जाती हैं ताकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अमीरों के खाने बन सकें। ये क्रिएचर भी इंसानों की तरह जीने का हक रखती है। वो अपने जैसे नौजवानों से कहती है कि वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हों और लेलिस शार्क को समंदर वापस पहुंचाने में मदद करें। सरप्राइज ये होता है कि वीडियो को लाखों व्यूज मिलते हैं और उसकी टीम में सैकड़ों नौजवान शामिल हो जाते हैं। सबका एक ही मकसद होता है, लेलिस को सलामती से समंदर तक वापस ले जाना। फिर आदिल सोफिया से मिलता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ अपनी बदतमीजी के लिए और वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सिटी मेयर से मिलवाऊंगा। तुम उसे सब कुछ समझाओ। जिसके बाद आदिल सोफिया को मेयर से मिलवाने ले जाता है। सोफिया मेयर को सारा किस्सा सुनाती है और स्विमिंग रेस बंद करवाने की रिक्वेस्ट करती है, मगर मेयर कहती है कि हजारों फौजी वहां पर मौजूद होंगे और फेस्टिवल अपने टाइम पर ही स्टार्ट होगा। कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। सोफिया गुस्से में आकर कहती है, ये फेस्टिवल कैंसिल होना चाहिए वरना तुम सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में भेज दोगी। अगर वो लोग नदी में उतरे तो लेलिस एक एक करके सबको खा जाएगी और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि लेलिस दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क है जिसे कोई भी काबू नहीं कर सकता। मेयर कहती है, देखो बहन, साफ साफ बात सुन लो, फेस्टिवल कैंसिल नहीं होगा। सरकार ने $1 मिलियन खर्च किए हैं इस पर। फिर मेयर पुलिस को ऑर्डर देती है कि किसी भी कीमत पर उस शार्क को मार दिया जाए। पुलिस सोफिया से मदद मांगती है तो सोफिया कहती है, मैं एक प्लान बनाऊंगी कि हम उसे नदी से निकालकर समंदर ले जाएं, मगर उसे मारा नहीं जाएगा। वो एक प्लान बनाती है जिसमें खास फ्रीक्वेंसीज के जरिए शार्क को ट्रैप किया जाएगा और थोड़ी देर के लिए बेहोश करके उसे समंदर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मगर प्लान शुरू होने से पहले बेन आ जाती है और वो मान जाती है कि उसने ही ट्रैकर सिस्टम खराब किया था और अब उसे पछतावा हो रहा है। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं, नूरा ने लेलिस का लोकेशन ट्रेस कर लिया है और वो आज ही उसे समंदर की तरफ ले जाने का प्लान बना रही है। वो बताती है कि शार्क इस वक्त सीवरेज के टैंक के पास है। वो सोफिया और पुलिस से कहती है कि वो नूरा को रोके क्योंकि वहां कुछ नौजवान भी मौजूद होंगे जो नूरा को सपोर्ट करने आए हैं और वो जगह बहुत खतरनाक है क्योंकि वो सीवरेज एरिया बहुत तंग है। सोफिया कहती है, अच्छा हुआ तुमने हमें ये बताया, और वो यकीन दिलाती है कि वो अपनी दोस्त को बचाएंगी। रात को हम देखते हैं कि नूरा, बेन और ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग सीवरेज एरिया में पहुंच चुके हैं और मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं। बेन थोड़ी नर्वस लग रही होती है, जैसे कुछ छुपा रही हो, मगर वो कहती है, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ। फिर नूरा पानी में उतरती है ये साबित करने के लिए कि शार्क इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। अब वो लेलिस का इंतजार करने लगती है। उसी वक्त सोफिया, आदिल और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, फौरन पानी से बाहर आओ, मगर वो लड़की जिद करती है कि वो मिशन पूरा करेगी। सोफिया उस पर चिल्लाती है, जो तुम कर रही हो वो गलत है। ये शार्क तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। वो तुम्हारा सोनार डिवाइस और तुम्हें जिंदा खा जाएगी। इसी वक्त नूरा के पास एक शार्क नजर आती है। सोफिया फौरन समझ जाती है कि ये छोटी शार्क लेलिस की बेटी है, लेकिन नूरा बहुत एक्साइटेड होती है और शार्क के करीब जाती है और उसे छूने लगती है ताकि सोनार डिवाइस से उसका पता लगा सके। तभी अचानक आदिल पानी में छलांग लगा देता है ताकि नूरा को बचा सके, लेकिन अचानक शार्क गुस्से में आ जाती है और नूरा पर हमला कर देती है और उसे निगल जाती है। उसी समय पूरे इलाके में हलचल मच जाती है और सभी नौजवान डर के मारे वहां से भागते हैं और उनका जो फालतू सा प्लान था शार्क्स को बचाने का, वो इन्हें ले डूबता है। अब हर एक बंदा खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से जगह तंग होती है और काफी लोग पानी में गिर जाते हैं और लेलिस और उसकी बेटी उन्हें मार देती हैं। हर तरफ पानी में इंसानों के टुकड़े नजर आ रहे थे। सारा पानी खून से लाल हो गया था। जैसे तैसे करके स्विमर थोड़े बहुत लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो होते हैं जिनके हाथ या टांगें कट चुकी होती हैं, यानी वो सिर्फ बचा हुआ शरीर वापस ले आते हैं। फिर सब जख्मियों को पीरिस के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां सोफिया शॉक में खड़ी होती है और यकीन नहीं कर पा रही होती कि क्या हुआ। वो रोने लगती है, अपने शौहर और पुरानी टीम को याद करती है। तभी आदिल उसके पास बैठता है और उसे तसल्ली देता है। कुछ देर बाद आदिल और सोफिया को सीवरेज एरिया में बुलाया जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो लेलिस की बेटी
की लाश मिलती है। उसे लैब ले जाया जाता है ताकि सोफिया उस पर रिसर्च करे, शायद कोई क्लू मिल जाए। उसी समय सोफिया को पता चलता है कि ये शार्क सिर्फ 2 महीने की है और वो प्रेग्नेंट भी है। और सोफिया को लेलिस की बढ़ती हुई ग्रोथ का भी पता चल जाता है। हैरान करने वाली बात ये होती है कि ये फीमेल शार्क बिना किसी मेल शार्क के कोलैब किए बच्चे पैदा कर सकती है, यानी बिना नर के खुद ब खुद बच्चे देना। सोफिया समझ जाती है कि ये शार्क बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि लेलिस की तादाद कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए लेलिस और उसकी सारी नस्ल को खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना वो इंसानों को खत्म कर देगी। अगले दिन सोफिया और उसकी टीम मेयर के ऑफिस पहुंचती है और उसे सारी नई जानकारी देती है। मेयर बहुत नाराज होती है क्योंकि मिशन नाकाम हो चुका होता है और स्विमिंग फेस्टिवल स्टार्ट होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी होते हैं। वो कहती है कि किसी भी तरह इस शार्क को मारो। सोफिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हारे लिए पैसे ज्यादा अहम हैं या लोगों की जानें? मेयर गुस्से में कहती है, बाहर निकलो यहाँ से। और फिर वो फैसला करती है कि शार्क को मारने की जिम्मेदारी अब फौज को दी जाएगी। फिर सोफिया और आदिल कैफे में बैठे बात कर रहे होते हैं। सोफिया कहती है, अगर फेस्टिवल को ना कैंसिल किया गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, क्योंकि मेयर पैसों की भूखी है और मुकाबला हर हाल में कराएगी। आदिल कहता है, चलो मिल के दुनिया बचाते हैं। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो मेयर के बिना शार्क्स को मारेंगे। फिर आदिल अपने दोस्तों से बात करता है और उनसे मदद मांगता है। सब दोस्त राजी हो जाते हैं और एक टीम बनाते हैं। पहला काम ये होता है कि 2 बम एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए ताकि वो पानी में डायनामाइट लगाए और उसी से लेलिस को मारा जाए। फेस्टिवल के दिन सोफिया, आदिल और पूरी टीम नदी में गोता लगाती है और शार्क्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि बम खास उनके घर में लगा दें। उधर मेयर मेला ओपन कर रही होती है। उसे कुछ भी पता नहीं होता आदिल और सोफिया के प्लान का। फौज भी अपनी बोट्स में तैयार बैठी होती है किसी भी हमले के लिए। सोफिया की टीम शार्क के मेन जगह तक पहुंच जाती है और वो वहां हजारों शार्क मछलियां देखती है। सोफिया अपनी टीम को कहती है कि रुक जाए, क्योंकि शार्क इंसानी हरकत से खतरा महसूस करती है। दूसरी तरफ मेला शुरू हो जाता है और स्विमर पानी में कूद जाते हैं। सोफिया और उसकी टीम शार्क्स के बीच बम लगा देती है और जैसे ही काम खत्म होता है सब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तभी एक शार्क आती है और टीम के 2 बंदों को मार देती है। सोफिया आदिल को खींचती है ताकि जल्दी निकल सकें, लेकिन बम जल्दी फट जाते हैं। धमाका होता है और टीम के बाकी लोग ऊपर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सोफिया आदिल को ऊपर ले आती है। टीम उसे बोट में डाल देती है क्योंकि वो जख्मी होता है। तब सोफिया फैसला करती है कि वो अकेले नीचे जाएगी ताकि यकीन कर ले कि लेलिस मर चुकी है या नहीं। लेकिन जब वो वापस आती है तो पता चलता है कि लेलिस अभी भी जिंदा है। फिर अचानक लेलिस कश्ती पर हमला करती है, टीम को गिरा देती है और पूरी टीम को मार देती है। लेकिन खुशकिस्मती से आदिल और सोफिया बच जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि शार्क तैराकों की तरफ बढ़ रही है, तो वो दोनों पानी में वापस कूद जाते हैं ताकि उसे रोक सकें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शार्क पहले ही तैराकों तक पहुंच चुकी होती हैं और एक एक करके सबको मारने लगती हैं। एक ही झटके में नदी का पानी लाल हो जाता है। हर तरफ इंसानों के टुकड़े तैर रहे होते हैं। पूरा इलाका चीख पुकार और अफरा तफरी से भर जाता है। तभी फौज पहुंचती है और लेलिस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि नदी के नीचे कई बम पहले से लगे होते हैं। अगर कोई गोली उन पर लग गई तो पूरा शहर उड़ जाएगा। और फिर वही होता है, एक गोली बम से टकरा जाती है और जोरदार धमाका होता है। पूरा शहर तबाह हो जाता है। धमाके की वजह से एक भयानक सुनामी आती है जो पूरे शहर को बहा ले जाती है। कई लोग डूबकर मर जाते हैं, जिनमें सोफिया और आदिल भी होते हैं। सोफिया पानी की सतह पर आती है और बेहोश आदिल को देखकर किसी सुरक्षित जगह ले जाती है। दोनों एक लोहे के बड़े टुकड़े पर चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद आदिल को होश आता है और वो पूछता है, हम कामयाब हो गए? शार्क मर गई ना? सोफिया उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। आदिल चारों तरफ देखता है और सदमे में चला जाता है। पूरा पेरिस शहर डूब चुका होता है और हर तरफ शार्क मछलियां तैर रही होती हैं।